रात के 10 बज चुके थे। मैं जल्दी से मेज पर खाना लगाकर बैठना ही चाहती थी, तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। केशव टीवी छोड़कर उठना नहीं चाहते थे, सो मुझे फ़ोन की ओर बढ़ता देख बोले, मेरे लिए हो तो नाम पूछ लेना, मैं बाद में फ़ोन कर लूँगा। मेरे रिसीवर उठाते ही अजनबी आवाज़ कानों में पड़ी। संक्षिप्त परिचय के बाद अत्यंत दुखद समाचार मिला कि केशव की दिल्ली वाली बुआ के इकलौते जवान बेटे की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। फ़ोन सुनते ही मैं सतबद रह गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यह दुखद समाचार मैं केशव को कैसे दूँ। खाना मेज पर लगा था। मैं सोच में पड़ गई कि क्या पहले खाना खा लेने दूँ, फिर बताऊँ, लेकिन मेरे दिलो दिमाग ने चेहरे का साथ नहीं दिया। मुझे देखते ही केशव हैरान हो गए। बोले, क्या हुआ, किसका फ़ोन था? केशव के पूछते ही मैं स्वयं को रोक न सकी और भीगी आंखों से उन्हें पूरी बात बता दी। सुनते ही केशव गुमसुम से हो गए। मैं भी परेशान हो उठी थी। बच्चे हमें देखकर सहम से गए। उन्हें तो जैसे तैसे खाना खिलाकर सुला दिया, लेकिन हम दोनों चाहकर भी कुछ न खा पाए। केशव दिल्ली जाने की तैयारी करने लगे। वहाँ जाना तो मैं भी चाहती थी, लेकिन एक तो सुबह दफ्तर में ज़रूरी मीटिंग थी, जिसके कारण मेरा अचानक छुट्टी करना संभव नहीं था। दूसरे, बच्चों को कुछ दिनों के लिए कहाँ किसके पास छोड़ते। हमें हड़बड़ी में कुछ नहीं सोच रहा था, सो केशव तुरंत ही अकेले दिल्ली के लिए रवाना हो गए। केशव बहुत दुखी थे। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि बुआ से केशव का विशेष स्नेह है। बचपन में केशव अपनी छुट्टियां बुआ के यहाँ ही बिताना पसंद करते थे। माँ की मृत्यु के बाद तो बुआ ने माँ की ही जगह ले ली थी। बुआ के बेटे रवि और केशव में उम्र का भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। दोनों फुफेरे भाई कम, दोस्त ज़्यादा था। बुआ शादी के 11 साल बाद ही विधवा हो गई थी। बहुत मेहनत से उन्होंने अपने इकलौते बेटे रवि की परवरिश की, उसे पैरों पर खड़ा किया था। रवि भी श्रवण कुमार से कम न था। शादी के लिए बरसों इनकार करता रहा। माँ की कठिन तपस्या के बदले वह माँ की आजीवन सेवा करना चाहता था। वह डरता था कि कहीं कोई झगड़ालू बहू आकर माँ का जीवन मुश्किल न बना दे। बुआ का स्वभाव बहुत ही अच्छा है। उनकी जबान से शहद और आंखों से स्नेह बरसता था। बुआ के जीवन का एक ही अरमान था कि बेटे के सिर पर सेहरा देखे और बहू घर लाए, लेकिन रवि था कि अपनी ही जिद पर अड़ा था। बुआ के बहुत कहने और हम सबके बहुत समझाने पर रवि ने शादी के लिए हामी भरी थी। उसकी शादी को 1 साल भी नहीं हुए थे कि जीवन भर माँ की सेवा का व्रत लेने वाला रवि बुढ़ापे में माँ को छोड़कर चला गया था। कुछ ही दिनों बाद मैं भी दफ्तर से छुट्टी लेकर बच्चों को साथ ले दिल्ली पहुंच गई। सफ़ेद साड़ी में लिपटी बुआ और रवि की पत्नी साधना मुझे वेदना की प्रतिमूर्ति लगी। मैं दोनों से गले मिली कि आंसुओं की बाढ़ सी आ गई। बुआ की गृहस्थी 2 प्राणियों में सिमट कर रह गई थी, सूनी मांग तथा सूनी गोद वाली 2 औरतें। एक के सामने पहाड़ जैसा जीवन था तो दूसरी के सामने लाचार बुढ़ापा। घर लोगों से भरा था, लेकिन रवि के बिना बिल्कुल खाली लग रहा था। साधना के माता पिता उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाना चाहते थे। एक तरह से यह ठीक भी था। मुझे लगा उस घर से दूर रहकर साधना का जख्म जल्दी भर जाएगा और फिर उसकी दूसरी शादी भी कर देनी चाहिए। किसी औरत के लिए पूरा जीवन अकेले काटना बहुत कठिन होता है। वैसे भी जीने का कोई तो बहाना होना ही चाहिए। अपने माता पिता के निर्णय पर साधना मुझे 2 हिस्सों में बंटती हुई लगी। वह रवि की यादों के सहारे जीना भी चाहती थी और पूरा जीवन अकेले जीने के भय से ग्रस्त भी थी। बुआ कुछ भी नहीं कह पा रही थी। जीने का बहाना तो उन्हें भी चाहिए था, जो अब मात्र साधना के रूप में था, लेकिन साधना के भविष्य की चिंता उन्हें चुप रहने पर भी मजबूर कर रही थी। फिर एक शाम बहुत ही दुखी मन से हम सब ने यही फैसला लिया कि साधना का लौट जाना ही उसके भविष्य को सुरक्षित रख पाएगा। आखिर एक बूढ़े पेड़ के साए में वह पूरा जीवन कैसे काट पाएगी। बुआ अब बिल्कुल अकेली हो गई थी। एक ओर बुआ का दुख और उनका अकेलापन मुझसे देखा नहीं जा रहा था, तो दूसरी ओर केशव का अंदर ही अंदर टूटना मुझसे सहा नहीं जा रहा था। मेरे अंदर अजीब सी कसमकस चल रही थी। एक शाम मैं अपनी कसमकस से उबर ही आई और मैंने अपना फैसला सुना दिया। बुआ, आप अब यहाँ अकेली नहीं रहेंगी। यहाँ की हर चीज़ रवि की यादों से जुड़ी है, जो आपको जीने नहीं देगी। मैं तो जीती ही रहूँगी बहू। मेरी मौत बहुत मुश्किल है। भरी जवानी में पति छोड़कर चले गए, मैं जीती रही। अब बुढ़ापे में बेटा छोड़ गया है तो भी, कहते हुए वे
फूट फूट कर रोने लगी। मैं भी स्वयं को रोक न सकी। बहुत देर तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। आपको जीना है और हमारे लिए जीना है, कहते हुए मैंने खामोशी तोड़ी। बहू, मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेरी ज़िंदगी में अब बचा ही क्या है। बुआ जी, आप हमारे साथ चलेंगी, हमें आपकी ज़रूरत है, कहते हुए मैं बुआ के गले लग गई। मेरी बात सुनकर केशव ने राहत की सांस ली थी, ऐसा उनके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे। वे तुरंत बोल उठे, बुआ, मुझ में और रवि में आपने कभी कोई फ़र्क नहीं किया। मैं आपका बेटा अभी जिंदा हूँ, आपके पोते पोती है, बहू है। हम सबको छोड़कर आप यहाँ अकेली कैसी रहेंगी? क्यों नहीं बेटा, तुम सब मेरे अपने हो, तुम्हारे सिवा अब मेरा और है ही कौन। लेकिन बेटा, मैं दुखियारी अब बुढ़ापे में तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। माँ बोझ नहीं हुआ करती। आप हमारे साथ चलिए, हम सब मिलकर आपका दुख बांटने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर आपको वहाँ अच्छा न लगे तो लौट आइएगा, हम आपको नहीं रोकेंगे। मैंने अपनी बात रखते हुए कहा, हाँ बुआ, अभी आप हमारे साथ चल रही हैं, हम आपको यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते। बाद में आपको जैसा ठीक लगेगा हमने आप पर छोड़ा। केशव ने भी अपना फैसला सुना दिया था। जल्दी ही हम बुआ को लेकर लौट आए। 2-4 दिन बुआ के साथ घर पर बिताकर मैंने दफ्तर जाना शुरू कर दिया। कई दिनों की छुट्टी के बाद मैं दफ्तर गई तो लंच टाइम में सब सहेलियां मिली और कई तरह के सवाल करने लगी। कोई मेरी छुट्टियों का कारण पूछ रही थी तो कोई रवि की मृत्यु की खबर पर दुख जता रही थी, कोई दिल्ली के बारे में जानकारी चाहती थी। तभी बातों बातों में मैंने बताया कि मैं बुआ को साथ ले आई हूँ, अब वे हमारे साथ ही रहेंगी। मेरी बात सुनते ही रीमा बोली, सुधा गई, तुम भी काम से हो गया शुरू रोज का कलह तानों उल्लाहनों का सिलसिला। बुआ ऐसी नहीं है, वे स्वभाव की बहुत अच्छी है, मैंने तुरंत उत्तर दिया। कैसी भी हो, है तो सास ही, देख लेना एक दिन तेरा सांस लेना दुर्भर कर देगी, नेहा ने हाथ नचाते हुए कहा। तभी मीना बहुत ही अपनेपन से बोली, तुझे बैठे बिठाए क्या पड़ी थी जो यह मुसीबत गले डाल ली। अच्छी भली गृहस्थी चल रही थी, ले आई बुआ सास को साथ। अरे, ऐसा फैसला लेने से पहले तुझे हमारी याद नहीं आई जो बरसों से सास के जुल्मों को सह रही है। तू तो फिर भी खुशहाल है जो तेरी सास नहीं है। तुझे क्या शौक चढ़ा था जो बुआ सास को घर ले आई। सुमन ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरे हस्बैंड अगर ऐसा करते भी ना तो मैं अड़ जाती, कभी ऐसा ना होने देती। और एक तू है मूर्ख जो स्वयं बुआ को साथ ले आई। माया कब चुप रहने वाली थी, जो कुछ महीने पहले ही लड़ झगड़ कर ससुराल से अलग हुई थी, सो वह भी बोल उठी। मेरी बात कोई सुनने को तैयार नहीं था, सब अपनी अपनी कह रही थी। उनके विचार में वे सब अनुभवी थी और मैं नादान, जिसने स्वयं ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली थी। उन सब की बातें सुनकर मेरे मन में बहुत से प्रश्न उठ रहे थे। मैं उन्हें बहुत कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन मैं जानती थी कि उस समय उनसे बहस करना फिजूल था। शाम को मेरे घर पहुंचते ही बुआ पानी का गिलास ले आई, जो हमेशा मुझे स्वयं ही भर कर पीना पड़ता था। फिर बुआ बहुत ही अपनत्व से बोली, बहू हाथ मुँह धो लो, चाय तैयार है। यह सुनते ही खुशी से मेरा तन मन भीग गया। कपड़े बदलकर हाथ मुँह धोए, मेज पर पहुंचते ही मैंने देखा कि गर्मा गर्म चाय नाश्ता तैयार है। केशव भी आने ही वाले होंगे, मैंने तो यूं ही कह दिया, जबकि गर्मा गर्म चाय नाश्ता देखकर मैं स्वयं को रोक नहीं पा रही थी। कोई बात नहीं बहू, सुबह की गई, अब आई हो, थकी होगी तुम, अब तुम आराम से चाय पियो, केशव आएगा तो फिर बना दूंगी। मैं चाय पी ही रही थी कि रसोई घर से कुकर की सीटी की आवाज़ कानों में पड़ी। पता चला बुआ ने रात के खाने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। बुआ जी, आप पूरा दिन काम में लगी रहीं, आप आराम किया कीजिए, यह काम तो मैं आकर रोज करती ही थी। तुम्हारी गृहस्थी है बहू, सब तुम्हें ही करना है, मैं तो यूं ही थोड़ी मदद कर रही हूँ। पहाड़ जितना बड़ा दिन खाली बैठकर गुजारना भी तो मुश्किल होता है। इन दोनों शैतानों ने आपको परेशान तो नहीं किया? बुआ की अगल बगल आकर बैठे दोनों बच्चों को देखकर मैंने हंसते हुए कहा, ये क्या परेशान करेंगे बहू, वे लोग खुशहाल होते हैं जिनके घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजती है, इससे ही तो जीवन में रौनक है। बुआ बोली, शायद मैंने अनजाने में ही बुआ की दुखती रक्त पर हाथ रख दिया था, लेकिन बुआ ने मुझे शर्मिंदा होने का अवसर ही नहीं दिया। वे तुरंत बोली, बहू चाहो तो जब तक केशव आता है थोड़ा आराम कर लो, रसोई की चिंता तुम मत करो,
कहते हुए वे दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर उन्हें अपने कमरे में ले गई। आजकल रह रहकर मेरे कानों में अपनी सहकर्मियों की कड़वी बातें गूंजती रहती है, लेकिन मेरा अनुभव उनके अनुभव से मेल नहीं खाता। मैं तो आजकल दफ्तर में स्वयं को इतना हल्का और तनाव मुक्त अनुभव करती हूँ कि बता नहीं सकती। सुबह बिना किसी भाग दौड़ के दफ्तर पहुँचती हूँ, क्योंकि बुआ घर पर है ही। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने से लेकर नाश्ता बनाने तक वे बराबर मेरी मदद करती हैं। अब बच्चों के लिए दोपहर का खाना बनाने की भी ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि बुआ उन्हें गर्मा गर्म खाना खिलाती हैं। अब न बच्चों का सामान क्रैच में देकर आना पड़ता है और न ही शाम को दफ्तर के बाद उन्हें वहाँ से लाने की चिंता है। बच्चे दिन भर अपने घर में सुरक्षित हाथों में रहते हैं। मुझे तो बुआ को घर लाने के अपने फैसले में कहीं कोई गलती नज़र नहीं आ रही। शाम को जब घर पहुंचती हूं तो घर का दरवाज़ा खुला मिलता है। मुस्कुराते और खिलखिलाते बच्चे मिलते हैं, जो दिन भर क्रैच के बंधन में नहीं, अपने घर के उन्मुक्त वातावरण में रहते हैं। दोनों बच्चे दोपहर में थोड़ा आराम करने के बाद अपना अपना होमवर्क भी कर लेते हैं। बुआ को देखकर मुझे लगता है वे ऐसा घना पेड़ है जिसके साए में हम जिंदगी की तेज धूप से बच सकते हैं। हम सबकी भी पूरी कोशिश रहती है कि बुआ अपने गम को भूली रहे। एक शाम में दफ्तर से आई तो तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। देखते ही देखते मुझे तेज बुखार हो गया। बुआ तो परेशान हो उठी। केशव अभी दफ्तर से नहीं लौटे थे। बुआ ने तुरंत मुझे दूध के साथ बुखार उतारने की गोली दी और पानी की पट्टियाँ रखनी शुरू कर दी। केशव को आते ही डॉक्टर के पास भेज दिया। जब तक मेरा बुखार नहीं उतरा वे मेरे पास से नहीं उठी। बुआ का ऐसा स्नेह देखकर मैं स्वयं को रोक नहीं सकी। मेरी आंखें भीग गई। बुआ के हाथ अपने हाथ में लेकर मैंने पूछा, आप केशव की बुआ है या मेरी माँ? चल पगली, मैं केशव की बुआ बाद में हूँ, पहले तेरी माँ हूँ। बहू क्या बेटी नहीं होती? सास क्या माँ नहीं होती? बुआ की जबान से सदा की भांति शहद और आंखों से स्नेह बरस रहा था। माँ ही तो होती है, कहते हुए मैं बुआ से लिपट गई। उस पल मुझे बुआ से वैसी ही गंध आ रही थी जो मैं बचपन में अपनी माँ के गले लगकर महसूस करती थी। यह यकीनन ममता, प्यार की ही गंध थी जिसे मैं बरसों बाद अनुभव कर रही थी। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब